पहले नीट का पेपर लीक होता है, सीबीआई जांच होती है, भाजपा के नेता पेपर लीक में शामिल पाए जाते हैं। कई बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर वाले शामिल पाए जाते हैं, उनकी भाजपा नेताओं के साथ फोटोज भी वायरल हो जाती हैं। शिक्षा मंत्री बेशर्मी से कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं, पेपर लीक हो गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को जहां कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए था, वो हंस के निकल जाते हैं। नीट के बाद अब सवाल उठ रहे हैं सीबीएसई पर। एक 12वीं में पढ़ने वाले छात्र ने सीबीएसई की साइट हैक करने का दावा किया है और कहा है वो अपनी मर्जी से जितने मार्क्स चाहता है, जिसके भी वो लिख सकता है। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, वो सीबीएसई की साइट पर किसी भी टीचर की बैंक डिटेल्स को भी एडिट कर सकता है। I could put marks on the sheets assigned to that teacher. That was the most scary part of all like in the system. वेदांत नाम का एक 12वीं का छात्र जब देखता है कि उसके मार्क्स उस हिसाब से नहीं आए हैं जिस हिसाब से वो पेपर करके आया था, तब वो फैसला करता है कि सीबीएसई से अपनी कॉपी मंगाई जाए। सीबीएसई उसे कॉपी प्रोवाइड कराती है और शुरू होता है एक और नीट जैसा घोटाला। जो कॉपी सीबीएसई वेदांत को सौंपता है वो दरअसल वेदांत की होती ही नहीं है। बेशर्मी की हद तो तब पार हुई जब वेदांत ने ट्वीट कर सीबीएसई के इस फ्रॉड को उजागर करने की कोशिश की और कुछ धूर्तों ने वेदांत को पाकिस्तानी करार दे दिया। ऐसे लोगों से क्या कहना चाहिए? मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन पत्रकारिता की बाध्यताएं हैं। आप कमेंट में जरूर कुछ कहिए ऐसे लोगों के लिए। ये सरकार के चाटुकार, इनसे जरा भी आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाती। एक बच्चे के मार्क्स कम रह गए, उसे ग्रेजुएशन के दाखिले के लिए परेशानी झेलनी पड़ेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगहों पर पढ़ने का सपना उसका होगा। उसने गाइडलाइंस फॉलो करते हुए कॉपी निकलवाई और कॉपी किसी और की थी, हैंडराइटिंग चेंज था, रोल नंबर वेदांत का ही था। इतनी सी बात पे जहां सीबीएसई से सवाल करना चाहिए, आप कहते हैं कि वो बच्चा पाकिस्तानी है। ऐसा तो नहीं कहीं आप ही पाकिस्तानी हैं जो नहीं चाहते कि वेदांत जैसे बच्चे पढ़ लिख कर भारत का नाम रोशन करें? सवाल कई हैं, वो हम पूछते रहेंगे। क्या सीबीएसई में भी कॉपीज एक्सचेंज करके किन्हीं स्पेशल स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाया जा रहा है? क्या वजह रही कि इस बार सीबीएसई का रिजल्ट पिछली बार से 3% तक गिर गया है? क्या कहना है वेदांत के वकीलों का? पूरा मामला जानेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट देखिए। पिछले 7 सालों में पास होने वाले स्टूडेंट्स में 3% स्टूडेंट कम हो गए हैं। 3% कितना होता है? बहुत कम है ना। जितने बच्चों ने बोर्ड के एग्जाम दिए हैं उनमें लगभग 3% अगर निकालेंगे तो 56,000 से ज़्यादा आएगा। ऐसा कैसे हुआ? क्या बच्चों ने इसी साल अचानक से पढ़ना लिखना बंद कर दिया था, या सीबीएसई से कॉपी चेकिंग में बड़ी भूल हुई है, या कोई घोटाला हुआ है? वेदांत के साथ जो हुआ उससे तो यही लगता है कि सीबीएसई में बहुत कुछ चल रहा है जो बाहर आना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या फेल होने वाले 56,000 बच्चे नालायक थे, पढ़ने में पुअर थे? नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर देखिए, जो खबर कहती है कि इस बार वो बच्चे भी फेल हो गए जिन्होंने 12th के साथ साथ जेई की परीक्षा पास कर ली, आईआईटी का पेपर निकाला है। क्या जेई से ज्यादा डिफिकल्ट पेपर 12th के बोर्ड्स के होने लगे हैं? पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चलेगा कि हर साल 90% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 1.5 लाख के ऊपर हुआ करती थी। 1,20,000 25,000 हुआ करती थी। हर साल बोर्ड की परीक्षा देने वाले बच्चे अब बढ़ भी रहे हैं। 2026 में सबसे ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया है इस साल। बावजूद इसके 90% से ज्यादा मार्क्स लाने वालों की संख्या सबसे कम है, करीब 94 लाख है। ये बच्चे 2020 के मुकाबले करीब 64,000 कम थे और पिछले साल के मुकाबले करीब 17,000। यानी इन 17,000 बच्चों को अब मेरिट के बेस पर अच्छे कॉलेजेस में दाखिला नहीं मिल सकेगा। खराब मार्किंग को देखते हुए बच्चों ने सीबीएसई से कॉपी मांगना शुरू कर दिया। उन्हें कॉपियों के जो स्कैन मिले, जो स्कैंड कॉपी मिली थी, वो कई जगह उनमें पैसेजेस गायब थे। कई जगह ऐसा था कि री एवेल्यूएशन के बाद जो मार्क्स उन्हें मिले वो उम्मीद से बिल्कुल परे थे। बहुत बड़ा अंतर था रिजल्ट में और री एवेल्यूएशन के बाद जो मार्क्स मिले उनमें। इन्हीं में से एक स्टूडेंट था वेदांत। वेदांत का आरोप था कि बोर्ड के री एवेल्यूएशन प्रोसेस में, यानी कॉपियों की दोबारा जांच के दौरान, उसके रोल नंबर के नाम पर जो फिजिक्स की कॉपी आंसर शीट अपलोड की गई थी उसके लिए, वो उसकी थी ही नहीं। इसके बाद से सीबीएसई की चेकिंग पर बड़े सवाल उठने लगे। ये सवाल हर साल उठते रहे थे, इसलिए 9 फरवरी 2026 को सीबीएसई ने OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग लॉन्च कर दिया था। इसके अंतर्गत बच्चों की लिखी हुई कॉपीज को स्कैन के लिए भेजा जाता है। स्कैन्ड कॉपीज सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं। कॉपी चेक करने वालों को, यानी एग्जामिनर्स को, ऑनलाइन असाइन कर दी जाती हैं कॉपीज। अब एग्जामिनर कॉपी चेक करके मार्क्स जो आते हैं वो अपलोड कर देता है। अब इस साल कॉपीज OSM के प्रोसेस को फॉलो करके ही चेक की गई थी,
लेकिन रिजल्ट आने के बाद लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। जैसे कहीं कुछ क्वेश्चंस जो थे वो अनचेक्ड रह गए थे, कहीं कोई पैराग्राफ नहीं छुआ गया, कहीं डायग्राम ऐसा था जो नहीं जांचा गया। एक स्टूडेंट ने लिखा कि वो इकोनॉमिक्स की टॉपर हुआ करती थी, 95 से अधिक मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन 80 के आसपास ही रह गई। वजह ओएसएम को बताई उसने। इसके बाद सीबीएसई ने 27 मई को कहा कि क्योंकि बहुत से बच्चों के कंसर्न्स सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए री इवेल्यूशन के लिए जो हम 700 रुपये की फीस आपसे लिया करते थे, अब वो हम 100 रुपये की लेंगे। तारीख दी गई 19 से 22 मई। कहा गया कि इस बीच बच्चे अपनी कॉपीज देखने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 दिन बाद क्या हुआ, 19 मई को फिर सीबीएसई ने कहा कि बच्चों को समस्या ज़्यादा हो रही है तो चलो लास्ट डेट को बढ़ाकर 23 मई कर दिया जाता है। अगले दिन फिर से 20 मई को एक और लेटर आता है। सीबीएसई ने लिखा कि भाई साहब, इतने बच्चे री एवेल्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि सीबीएसई की खटारा साइट बंद पड़ गई है, टेक्निकल ग्लिच हो गया है। क्या इतनी बड़ी वेबसाइट में टेक्निकल ग्लिच हो सकता है? जिस साइट पर तब ग्लिच नहीं आया जब लाखों बच्चे रिजल्ट देख रहे थे, लेकिन री एवेल्यूशन के वक्त ग्लिच आ गया। 22 मई को एक और लेटर आता है। सीबीएसई कहता है कि कोई हमारी साइट को हैक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए लास्ट डेट हम बढ़ा करके 24 मई कर देते हैं। चलो अच्छी बात है। इसके बाद री एवेल्यूशन हुआ, बच्चों के पास कॉपीज आने लगी, किसी की कॉपी एक्स्ट्रा एक्सपोज आने लगी तो किसी को लगा कि उसकी कॉपी ब्लर है और ब्लर थी भी। बच्चों ने सवाल पूछा तो सीबीएसई ने कहा नहीं, कोई कॉपी ब्लर नहीं आई है, हमने 3 स्टेप्स में एक एक कॉपी को स्कैन किया है। अगर ऐसा होता कि कोई कॉपी ब्लर थी या किसी में कम दिखाई दे रहा होता तो तीसरे स्टेप तक आते आते वो कॉपी हटा दी जाती। अब आगे सुनिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक मिनिस्ट्री का यह दावा है, मिनिस्ट्री ने खुद माना है कि करीब 13,000 कॉपीज ऐसी थी जो बार बार स्कैन करने पर भी पार्शियली एलिजिबल थी, यानी कि स्कैनिंग में कम दिखाई दे रही थी। मिनिस्ट्री ने इसका कारण बताया बच्चे की पेन की इंक। अब इनसे कोई क्या कहे, इन तस्वीरों से क्या आपको इंक खराब लग रही है? अगर आपका स्कैनर या आपकी मशीन किसी तरीके की इंक को स्कैन नहीं कर पा रही थी तो क्या एग्जाम से पहले आपने बच्चों को इस बारे में बताया था? बात दरअसल ये है कि ये सब बहाने हैं, कमी आपके अंदर है। कमी उस कंपनी में भी है जिसे कॉपी स्कैन करने का टेंडर दिया गया था। 8 मई एक एग्जामिनर ने यह खुद माना कि उसके पास स्कैन्ड कॉपीज इतनी ब्लर आ रही थी कि एक दिन में सिर्फ 20 कॉपीज ही जांची जा सकती थी। और यह बात तब की है जब ओएसएम का मुद्दा भी नहीं उठा था, जब रिजल्ट भी नहीं आया था। 8 मई की बात है। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोग इस एग्जामिनर को भी पाकिस्तानी कह देते। मिनिस्ट्री ने कहा हमने इन 13,000 बच्चों की कॉपीज को मैनुअली जांच करवाया फिर, लेकिन हमने किसी के मार्क्स में हेराफेरी नहीं होने दी। अगर हेराफेरी नहीं होनी थी तो 56,000 फेल कैसे हुए? इकोनॉमिक्स की टॉपर्स के मार्क्स कम कैसे आए? जेईई पास करने वाला फेल कैसे हो गया? वेदांत की कॉपी एक्सचेंज कैसे हो गई? वेदांत ने पूरा मामला सोशल मीडिया पर जब उठाया तो एक बेहद वहशियाना और क्रूर ट्रोलिंग का शिकार हो गया वो बच्चा। उसे देशद्रोही कहने लगे लोग, पाकिस्तानी कहने लगे, एंटी नेशनलिस्ट कहने लगे। सोशल मीडिया पर इस पूरे बवाल के बाद वेदांत ने एक और ट्वीट किया और बताया कि सीबीएसई के बड़े अधिकारियों ने उसके परिवार से संपर्क किया है और आखिरकार उसकी असली और सही आंसर शीट उसे भेज दी गई है। एक नया मामला मोक्ष यादव का भी सामने आया है, सुनिए। इसमें तो मेरी हैंड राइटिंग कहीं पे भी नहीं आ रही है। फर्स्ट पेज पे रफ वर्क कर रखा है, उसके बाद मेरी हैंड राइटिंग है ही नहीं। मैंने ब्लैक पेन यूज़ नहीं करा, हर क्वेश्चन के बाद लाइन से डिवाइड करा था, जो कि इसमें नहीं कर रखा। और सिर्फ इसमें 12 पेज भरे हुए हैं, बाकी सारे आगे के ब्लैंक पेजेस हैं, सारे के सारे ब्लैंक पेज छोड़ रखे हैं। जबकि मेरे सिर्फ लास्ट में एक पेज बचा था, मैंने इंग्लिश का पेपर दिया था अपना। लेकिन डिजिटल इवैल्यूएशन और ऑन स्क्रीन मार्किंग के नाम पर छात्रों के भविष्य का कत्लेआम का ये खेल अब कोई नया नहीं है। आज से ठीक 9 साल पहले साल 2017 की बात है। मुंबई विश्वविद्यालय में ऐसा ही कुछ हुआ था। कॉपियों की स्कैनिंग में महीनों का समय लटक गया था। आईटी सिस्टम पूरी तरह ठप पड़ गया था और कॉपीज के बंडल डिजिटल सर्वर पर मिसमैच होने लगे थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू की रिपोर्ट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस भयंकर टेक्निकल ग्लिच और मिसमैनेजमेंट की वजह से मुंबई यूनिवर्सिटी का रिजल्ट इतिहास में सबसे ज़्यादा यानी 5.5 महीने की देरी से आया था। 3 से 4 लाख छात्रों का जीवन, उनका पूरा करियर दांव पर लगा हुआ था। कई छात्र विदेशों में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने से चूक गए थे और बॉम्बे हाई कोर्ट को इस मामले में कड़ी फटकार लगानी पड़ी थी। आखिरकार इस महा घोटाले और निकम्मेपन की गाज वाइस चांसलर संजय देशमुख पर गिरी और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। क्या आज कोई बर्खास्त किया जाएगा? एक आरटीआई की जांच में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ओएसएम के चलते मुंबई यूनिवर्सिटी ने परीक्षा देने वाले करीब 36% छात्रों को
गलत तरीके से फेल घोषित कर दिया था। उस समय 97,000 छात्रों ने री एवेल्यूशन के लिए अप्लाई किया था, तब जाके सच बाहर आया। री एवेल्यूशन के बाद उन फेल किए गए बच्चों में से करीब 35,000 बच्चे अच्छे खासे नंबरों से पास हुए थे। ये एक तरीके से पैसा कमाने का एक मौका बन गया है। पहले कॉपी जांच करने में गड़बड़ी करो, फिर री एवेल्यूशन के नाम पर बच्चों से पैसे वसूलो। आज सीबीएसई की कॉपियों में जो मिसमैच, अदला बदली और पोर्टल क्रैश का तमाशा हम देख रहे हैं, वो ठीक इसी पुराने क्रॉनिक सिंडिकेट की कार्बन कॉपी महसूस हो रहा है, मुंबई वाले की तरह। मुंबई यूनिवर्सिटी का क्लाइमैक्स तब सामने आया था जब इस ओएसएम का ठेका लेने वाली प्राइवेट कंपनी और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच सरेआम ब्लेम गेम शुरू हो गया था। यूनिवर्सिटी कह रही थी कि आपकी कमी है और कंपनी कह रही थी कि आपकी कमी है। सर्विस प्रोवाइडर कंपनी मेरिट ट्रैक सर्विसेज ने मुंबई यूनिवर्सिटी को ही इसका जिम्मेदार ठहराया था। कंपनी ने कहा था कि हमारे पास सॉफ्टवेयर था, लेकिन कॉपियां जांचने के लिए यूनिवर्सिटी के पास टीचर्स और प्रोफेसर्स ही नहीं थे। क्या सीबीएसई के मामले में भी ऐसा हुआ है? सीबीएसई के बोर्ड और उनके पीछे छिपा डेटा और असल कहानी इस पूरे डिजिटल ओएसएम की सिस्टम की कलाई खोलने के लिए काफ़ी है। इस साल का जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज है 85.2 रहा है, जो पिछले साल के 88.39 के मुकाबले 3.19 गिर गया है। सवाल खड़ा ये होता है कि अचानक देश का रिजल्ट इस कदर क्यों गिर गया? हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि सीबीएसई ने इस पूरे डिजिटल सिस्टम को बेहद जल्दबाजी में लागू किया और कॉपियां जांचने वाले शिक्षकों को कोई ढंग की ट्रेनिंग नहीं दी। इस पूरे देशव्यापी सिस्टम को थोपने से पहले सीबीएसई ने सिर्फ दिल्ली के 6 प्राइवेट स्कूल्स में महज 2 दिन का एक छोटा सा पायलट टेस्ट किया था। सरकारी स्कूलों के हजारों टीचर्स इस नई टेक्नोलॉजी से पूरी तरह अनजान थे। उनके हाथ कंप्यूटर पर कॉपियां जांचते वक्त कांप रहे थे। तो कुल जमा क्या निकला? दलाल नेताओं से काम निकलवाने के लिए आपको पाकिस्तानी बोलेंगे, अपनी सरकार को बचाने के लिए नेताजी से काम निकलवाने के लिए आपको एंटी नेशनलिस्ट कहेंगे, लेकिन आप वेदांत की तरह बनिए, सवाल करते रहिए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब भी। शुक्रिया।